हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी ट्रिप टू नैनीताल विद टाटा हैरियर, और उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे लोगों के रिगार्डिंग हैरियर। काफ़ी सारी क्वेरीज थी। मैंने कोशिश किया कुछ उसको कमेंट्स में रिप्लाई करने की, बट मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैरियर के लिए शायद जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा एक डेडिकेटेडली हैरियर का ही वीडियो बनाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। पहला तो कि मैंने हैरियर ही क्यों ली जब मार्केट में बहुत सारी एसयूवीज थी, और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस कैसा है अभी तक का। अराउंड मैं 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 2 महीने हो गए, एक लॉन्ग रोड ट्रिप भी मारा है। तो वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में कवर करेंगे। और दूसरा, अगर आप हैरियर लेने की सोच रहे हैं तो कैसे आपको बेस्ट डिस्काउंट मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप ये गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैंने हैरियर ही क्यों ली, और जबकि मार्केट में इतनी सारी एसयूवीज अवेलेबल थी। तो जब मैंने गाड़ी अपनी चेंज करने की डिसाइड की, मैंने लास्ट कार जो मैं चला रहा था वो Volkswagen पोलो थी, तो मैंने डिसाइड किया मैं एसयूवी लूंगा। अब एसयूवी में जब मैंने कुछ गाड़ियां देखी, उस टाइम क्रेटा नहीं आई थी, मतलब नई वाली क्रेटा नहीं आई थी, तब मैंने देखा और हैरियर मुझे एक नजर में पसंद आ गई। उसके कंपैरिजन में जो गाड़ियां थी मार्केट में वो एमजी हेक्टर और जीप कंपास थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लुक वाइज, रोड प्रेजेंस और जो मतलब गाड़ी में बैठने के बाद जो फील आया ना हैरियर में, वो बिल्कुल अलग था, वो नहीं आया दूसरी गाड़ियों में। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया हैरियर लूंगा। बट उस टाइम पे ऑटोमेटिक नहीं था, तो मैंने उसके लिए वेट किया, तब तक क्रेटा भी आ गई। फिर हमने सोचा कि टाटा के बारे में ना बहुत सारी चीजें दिमाग में थी कि टाटा की सर्विस पता नहीं कैसी होगी। हुंडई तो वेल नोन है और बढ़िया कारें बनाते हैं, और क्रेटा मतलब उनकी हॉट सेलिंग कार है और कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्रेटा अच्छी भी थी, कोई दिक्कत। बट जब मैं क्रेटा देखने गया और मैं बैठा, तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों गाड़ियों में। और पावर का भी, वो 1.5 लीटर का इंजन है, ये 2 लीटर का इंजन है, तो आपस में कंपैरिजन गलत है। वो एक अलग सेगमेंट है। किया सेल्टोस और क्रेटा को आप आपस में कंपेयर करें तो समझ में आता है, बट बहुत सारे लोग क्रेटा को हैरियर से कंपेयर करते हैं, वो गलत है। अगर आपको हैरियर का कंपैरिजन करना है तो आप एमजी हेक्टर और जीप कंपास से कीजिए। इन तीनों में सेम इंजन है, सेम पावर है, सब कुछ सेम है। तो अब मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं हैरियर लूंगा। पहली चीज तो मुझे लुक बहुत पसंद आ गए थे। दूसरी चीज, मैंने ये सोचा कि ये जो बाकी दोनों कंपनीज हैं ये बाहर की हैं। Volkswagen के साथ मेरा आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई थी उनकी। तो मुझे सेम इशू लगा कि मुझे लगता है ये जीप में भी ये इशू आएगा। तो ये एक रीजन था जीप नहीं चूज करने का। दूसरा रीजन एमजी हेक्टर का था, उसमें भी यही मुझे लगा सर्विस नेटवर्क कैसा होगा। क्योंकि आज टाटा को जो हमने ऑब्जर्व किया इन पिछले 4-5 सालों में, आप भी देख रहे होंगे, टाटा ने अपने आप को काफी चेंज किया अपनी कार्स में, अपने हर चीज में। मतलब जो उनका डिजाइन आप बोल लीजिए, हर एक चीज, मतलब बहुत कुछ बदल गया टाटा मोटर्स में। तो मुझे लगा कि जरूर अगर ये इतना सब कुछ कर रहे हैं, लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे, डिराइव प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी है, इसके बारे में मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, आप भी देख सकते हैं। मैं आज टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा हैरियर की, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं। बट मोटर ऑक्टेन का एक रचित हिरानी का वीडियो है हैरियर के बारे में, इसमें बहुत सारे ईएसपी मोड्स हैं। आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, मैं सिर्फ अपना यूजर एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा और मैंने क्यों ली। तो मैंने ये सारे वीडियोस देखे, और चला के जब मैंने गाड़ी की फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक की टेस्ट ड्राइव ली, तब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मुझे और कोई गाड़ी नहीं लेनी, मैं यही गाड़ी लूंगा। बट आप जब गाड़ी लेते हैं तो बहुत सारी चीज आपको टेस्ट ड्राइव में सब कुछ नहीं समझ में आता। तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मैंने गाड़ी
डिसाइड किया कि मैं हैरियर लूंगा। मैंने जिस शोरूम से बुक की उन्होंने सब कुछ स्मूथ था, उन्होंने जो डेट कमिट की एकदम प्रोफेशनल एटीट्यूड था। उस डेट पे मुझे गाड़ी दी, 13 नवंबर धनतेरस के दिन मैंने गाड़ी मांगी थी। उन्होंने एक हफ्ते पहले गाड़ी मंगवाई। गाड़ी मैंने बोला था मुझे अक्टूबर मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, वो भी मुझे दी। मेरे गाड़ी का इंस्पेक्शन कराया, मतलब सब कुछ एकदम प्रोफेशनली और बहुत स्मूथली हुआ। और गाड़ी लेने के बाद गाड़ी मैंने चलाई। अब जो चलाने के बाद 3000 किलोमीटर मैंने चला ली है, तो जो मुझे फील हुआ, एक मैंने लॉन्ग ड्राइव भी की, इस पे नैनीताल गया था जो लास्ट वीडियो मैंने अपडेट किया था, कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है, पहली जो कमी मैं आपको बता रहा हूं, वो लो आरपीएम्स पे बहुत बहुत तो नहीं बट हैवी फील होता है। मतलब आपके अच्छे खासे दम लग जाएंगे उसमें। दूसरा जो मुझे दिक्कत हुई पहाड़ों में, इसकी हेडलाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी की हेडलाइट अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि आप मतलब किसी भी गाड़ी को, मैं एक्सयूवी का 500 या और भी किसी गाड़ी को देख लूं, तो उनकी हेडलाइट का थ्रो अच्छा खासा होता है। दूर से आती है तो पता लग जाता है। इसमें हो सकता है बाहर से मैंने नहीं देखा, पता लगता हो, बट अंदर बैठ के मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इसका थ्रो और होना चाहिए। ये दो चीजें हैं। अब काफी लोग पूछते हैं कि हम कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, बहुत ट्रैफिक रहता है, या आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है और आप वहां पे जाते हैं और आप सोच रहे हैं कि आप क्रेटा लें या हैरियर लें, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप क्रेटा लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रेटा में शायद इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है तो लाइट होगा एनी डे इससे। दूसरा, गाड़ी छोटी है, पार्किंग में इजी होगा। आप कुछ भी बोलिए, हैरियर बड़ी गाड़ी है और पार्किंग में आपको इश्यू आएगा। और आप अगर 20-30 की स्पीड में आपको चलाना है तो आप थक जाएंगे आपको, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, बिल्कुल आपको हैवी फील होगा। ये चीज हो सकता है बताने में मैं कायदे से आपको नहीं समझा पा रहा हूं। आप एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखो दोनों गाड़ी की। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो और आपको ट्रू एसयूवी का मजा चाहिए और ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, बैक सीट का कंफर्ट मतलब अमेजिंग है। आप बैठ के देखो एक बार दोनों गाड़ी में, इसको चला के देखो आप, फिर क्रेटा क्या, आपको कोई भी गाड़ी इसके आगे पीछे पसंद नहीं आएगी। ये चलाने में बहुत ही लाजवाब है, रोड से चिपक के चलती है। 3 मोड है, स्पोर्ट्स मोड में तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिटी ड्राइविंग मोड में ही इतनी पावर है। इको मोड में थोड़ा सा पिकअप कम हो जाता है, बट ड्राइविंग मोड में तो ऐसा लगता है कि तबाही है गाड़ी, मतलब जबरदस्त चलती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी में पावर जबरदस्त है, 170 bhp की पावर है, 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, सब में है। बट इसको चलाने का मजा अलग है। बाकी मैंने बहुत सारा मोड्स ट्राई नहीं किए, बट ये जो हिल होल्ड कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल बोलते हैं, ये एकदम कायदे से काम करता है इस गाड़ी में। तो गाड़ी मतलब ये तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया। सस्पेंशन की बात करें, जबरदस्त सस्पेंशन है, मतलब छोटे मोटे गड्ढे कहाँ आते हैं पता भी नहीं लगता आपको गाड़ी के अंदर। और इंसुलेशन इतना गजब का है, एनवीएच लेवल, आपको फील ही नहीं होगा गाड़ी के अंदर आवाज। और अगर आप तेज, मैं जब चलाता हूं तो एक स्पोर्ट्स कार वाली फील आती है, जो आवाज आती है वो मतलब अच्छी आवाज लगती है मुझे। हालांकि मैं स्टीयरिंग के बारे में बोल रहा था, मुझे पर्टिकुलरली अच्छा लगता है ये स्टीयरिंग कि मतलब इतनी बड़ी गाड़ी का हल्का हैवी होना चाहिए स्टीयरिंग, मतलब एकदम लाइट स्टीयरिंग मतलब मुझे नहीं पसंद। तो ये मेरा अभी तक का ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, और स्पेस की गाड़ी में कोई कमी नहीं है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हम जब बैठते हैं हमारा नी टच करता है और ये प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूं, आप सीट एडजस्ट कर लो। मेरी तो ये टॉप मॉडल है, तो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स है। तो मेरे एडजस्ट करने के बाद, मैं ऑटोमेटिक की बात बता रहा हूँ, ऑटोमेटिक में कहीं भी कोई नी नहीं टच करता और ना मुझे ये प्रॉब्लम आई। तो ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपका नींद नहीं टच करता। दूसरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है, क्या है। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी लेते टाइम कुछ चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। हाँ सॉरी, इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में लोग बहुत सारी कंप्लेन्स आई कि वो हैंग कर जाता है, ये वो। टचवुड मेरा आज तक हैंग नहीं किया। और गाड़ी लेते वक्त 2-3 सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो फीचर है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्राइविंग डायनामिक्स तो होने ही चाहिए अच्छे, म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, बट बहुत फुल पे आप करोगे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो आवाज फटती है। बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लोगे, सेटिंग्स कर लोगे इक्वलाइजर में, तो आवाज नहीं फटेगी।
बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट स्टिल बेटर, मतलब अच्छा है, कोई कंपैरिजन नहीं। एसी बहुत बढ़िया है गाड़ी का। रियर सीट का कंफर्ट आप देखो कि मैं बैठता हूँ अपने हिसाब से, मतलब मेरी हाइट 5'9" है और आगे की सीट उसके हिसाब से एडजस्ट की हुई है। फिर भी आप देखोगे तो आपको कहीं कितनी सारी स्पेस है, मतलब आराम से बैठ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब मैं नैनीताल गया था, मैं सुबह 8 बजे शुरू की थी और रात को हम 8 बजे पहुंचे थे, बट कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं थक गया या ऐसा कुछ। तो कंफर्ट के मामले में गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप बड़ी लंबी लंबी ड्राइव्स कीजिए। ये गाड़ी एक्चुअली लॉन्ग ड्राइव्स और इन सब के लिए ही है। सिटी ट्रैफिक के लिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि सिटी में तो आप परेशान हो जाओगे इतनी बड़ी गाड़ी लेके। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था गाड़ी को लेके। अच्छा, 2000 किलोमीटर पे एक सर्विस होती है, एक चेकअप होता है। तो उस चेकअप में वो जस्ट गाड़ी को चेक करते हैं, और मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ खास। DEF है, यूरिया जो पड़ता है गाड़ी में। यहाँ पे डिग्गी है, डिग्गी के साइड में ये जगह होती है, यहाँ पे यूरिया डालते हैं। जितनी भी यूरो 6 की डीजल गाड़ियां हैं उसमें आपकी गाड़ी स्टार्ट है तो ठीक है, बट अगर आपकी बंद हो गई और यूरिया खत्म हो गया, DEF खत्म हो गया, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए इसको फुल रखें। ये कुछ 80 रुपीज पर लीटर आता है, और हैरियर ही एक ऐसी कार है शायद इस रेंज में जिसमें इसका भी मीटर दिया हुआ है। तो इसको फुल रखें। मैंने इसको फुल कराया था, मुझे कुछ 300-350 रुपए लगे थे, बाकी और तो कुछ था नहीं गाड़ी में। बहुत जल्दी सर्विस करा के, वॉश करा के पूरी गाड़ी अच्छे से, मतलब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और हर एक चीज के बाद मेरे पास फोन आता है पूना से, टाटा मोटर्स से, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ये सारी चीजें शो करती है कि कंपनी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है और हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। मतलब यही तो होता है। मतलब ऐसा एक्सपीरियंस तो मेरा वैगन में भी नहीं था। तो जो लोग काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि टाटा के वो वाले दिन गए जो टाटा की पहले होती थी सर्विस की हालत, तब में और आज में टाटा में बहुत फर्क है। और मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये गाड़ी ले रहे हैं तो आपको लेना चाहिए, वर्थ है। बट यही आप ध्यान रखिए कि आप अगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, आपके घर के आसपास पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, तो फिर आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि फिर तो बड़ी गाड़ी है, दिक्कत आपको होगी। बट अदरवाइज आप किसी ऐसी, जब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां पे ना पार्किंग की प्रॉब्लम है, खुली खुली जगह है सब कुछ। मैं मोस्टली हाईवेज पे गाड़ी चलाता हूँ 60-70%, तो मुझे तो कोई इशू है नहीं। इसलिए मतलब मैं तो एंजॉय करता हूँ, और मुझे लगता है मेरा डिसीजन एकदम परफेक्ट था इस रेंज में इस गाड़ी को लेने के लिए। अभी तक का मैं आपको बोल सकता हूँ मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, एटलीस्ट कार को लेके। आपके लिए मैंने यही चीज बता दी कि अगर आप बहुत कंजेस्टेड जगह पे रहते हैं, या आपके घर के आसपास पार्किंग की प्रॉब्लम्स है, जैसे दिल्ली में होता है काफी लोग रोड पे पार्क करते हैं, तो वहां सब इशू आता है पार्किंग का, तो उसके लिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। या आप किसी भरी जगह पे जाते हो, चांदनी चौक जैसे, या कोई भी मार्केट हो आपकी सिटी में, तो भी आप इसको मत लीजिए, वरना रोज रोज आप परेशान होंगे। गाड़ी आप चला नहीं पाएंगे, 20-30 की स्पीड पे चलेगी, उसके बाद इतना हैवी स्टीयरिंग, तो इतनी बड़ी गाड़ी रिकमेंडेड नहीं है। तो यही 2-3 इशू मैंने आपको बताए थे, एक तो हैवी स्टीयरिंग और हेडलाइट का थ्रो। बाकी और तो मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आप फीचर्स वाइज देखेंगे तो कुछ खास फीचर्स नहीं है। ड्राइविंग मोड्स हैं वो मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, मुझे लगता है कोई भी नहीं करेगा। क्रेटा वेटा में आप जाते हैं, मुझे एक बहुत बढ़िया फीचर लगता है उसका, वेंटिलेटेड सीट्स, वो नहीं है इसमें। तो अगर आप फीचर वाइज देखेंगे तो क्रेटा बढ़िया है, या MG हेक्टर और भी बढ़िया है। बट मैंने आपको बताया क्रेटा एक अलग सेगमेंट है, एक नीचे का सेगमेंट है, वो फील नहीं आएगा आपको उस गाड़ी में बैठ के। तो अगर आप इस रेंज में देख रहे हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं MG हेक्टर और जीप कंपास से, बट सॉरी क्रेटा और किया सेल्टॉस से तो बिल्कुल नहीं, वो अलग है। अगर आपका बजट, सस्ती भी है गाड़ियां, काफी प्राइस में भी फर्क आ जाता है, तो अगर आपको वो लगता है तो आप वो ले सकते हैं। बूट स्पेस भी काफी अच्छा है, मतलब अभी जैसा कि मैं गया था ट्रिप पे, वहां पे हमने 3-4 सूटकेस रखे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आराम से 4 सूटकेस 5 जनों के लिए ये गाड़ी
में सफिशिएंट स्पेस है, हर तरह का सामान रखने का भी, बैठने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे कप होल्डर्स दिए, आर्मरेस्ट दिया है, तो वो भी कंफर्टेबल है। सर्विस का मैंने आपको बता ही दिया। अब एक और चीज, जब गाड़ी में खरीदने गया कुछ चीजें मुझे फील हुई जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि शायद मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले। गाड़ी की जब मैंने कॉस्ट ली ना, तो उसने मुझे कॉस्ट बताई, गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कुछ 2 लाख समथिंग थी। जब मैंने इंश्योरेंस की बात की तो मुझे बताया 80,000 का इंश्योरेंस। मैंने देखा है बहुत सारे लोग फेसबुक पेज पे शेयर करते हैं 1-1 लाख का इंश्योरेंस आता है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप मार्केट में जाके ढूंढोगे कायदे से तो आपको यही इंश्योरेंस 40 से 50 हजार में मिल जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा कम से कम 30 से 40 हजार रुपए इंश्योरेंस पे बचा सकते हो। दूसरा, मैंने पुरानी गाड़ी एक्सचेंज की थी, एक्सचेंज बोनस मिला था 40,000 का। उसमें भी वो पुरानी गाड़ी पे भी आप बहुत अच्छे से नेगोशिएट करना, वरना वो आपको दबा देंगे। तो आप 1-2 शोरूम में प्राइस लेना और कायदे से नेगोशिएट करना, तो आप समझ लो कि 40 हजार का एक्सचेंज बोनस वो, और आप इंश्योरेंस में 30 से 40 हजार बचाएंगे वो, प्लस आपको कुछ गाड़ी पे एटलीस्ट 20-25 हजार का डिस्काउंट आराम से मिलेगा। कुछ कॉर्पोरेट होता है, कुछ वो एडजस्टमेंट करके आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। लाख रुपए का डिस्काउंट आपको आराम से मिल सकता है इस गाड़ी पे। तो यही मुझे शेयर करना था। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं हैरियर से रिलेटेड इसको और चलाता रहूंगा, और जब मेन सर्विस होगी उसका और भी कुछ आता है बीच में तो मैं उसके बारे में वीडियोस बनाता रहूंगा, जो जो मेरा एक्सपीरियंस जैसे रहेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है या आपको पसंद आई ये वीडियोस, और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस रहती हैं मेरी, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप या आपका कोई फ्रेंड हो जो हैरियर लेना चाहते हो, और तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो बस इसको लाइक कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।